Unacademy. पहला क्वेश्चन आज का हमारा बड़ा ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन 1206 हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। आपसे कह रहा है 1206 में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना इनमें से किसने करी थी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, हम सभी को पता है, ही इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टेन्योर क्या है? स्लेव डायनेस्टी की स्थापना 1206 में हुई थी और ये 1290 तक इसका शासनकाल चला। आज आपसे मैंने शाम की भी एक क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, आपको बताना है स्लेव डायनेस्टी में ये कौन सा शासक था जिसने सबसे कम टाइम पीरियड तक रूल किया है। कौन सा शासक जिसने सबसे कम टाइम पीरियड तक रूल किया है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखकर बताइए जल्दी से, कौन सा ये शासक है जिसने सबसे कम टाइम पीरियड तक स्लेव डायनेस्टी में रूल किया है। चलिए मैं बताता हूं, ये है आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। आराम शाह ने रूल किया है कब से कब तक? आराम शाह ने सिर्फ और सिर्फ 1210 में रूल किया है। जब 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया, उसके बाद कुछ ही महीनों के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठा था। फिर इल्तुतमिश आ गया था 1211 से लेकर 35 तक। तो ध्यान रखिएगा, आराम शाह वो पर्टिकुलर शासक है स्लेव डायनेस्टी का जिसने सबसे कम टाइम पीरियड तक रूल किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है इन 305 बिफोर क्राइस्ट which Mauryan ruler defeated Alexander's general Seleucus Nicator and received the territories of Kabul and Baluchistan। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया है तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है 305 बिफोर क्राइस्ट में, 305 ईसा पूर्व में ये कौन सा मौर्य शासक था जिसने अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया था और काबुल और बलूचिस्तान की टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली थी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? आंसर करिए आराम से, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर करिए। आदित्य का आंसर आया है, आदित्य ने बोला है चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। द पीपल हु आर सेइंग चंद्रगुप्त मौर्य, दे ऑल आर करेक्ट। ये था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सेल्यूकस निकेटर को 305 बिफोर क्राइस्ट में हराकर काबुल और बलूचिस्तान की टेरिटरीज अपने कब्जे में कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। आपसे कह रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से देखो क्वेश्चन आ गया है, आपसे पूछ रहा है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसने करी थी। तो ये करी थी महात्मा गांधी ने। किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। और कब करी थी? तो ध्यान रखिएगा 1918 में करी थी। देखो महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत आए। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि महात्मा गांधी ने भारत में साबरमती आश्रम अपना कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 1915 में आए, उसके अगले साल 1916 में इन्होंने आश्रम अपना स्टैब्लिश किया। उसके अगले साल इन्होंने अपना पहला मूवमेंट चलाया जिसको चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं 1917 में। और उसके अगले साल 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना करी। ये वही मूवमेंट है, अहमदाबाद मिल मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर जो लेबर्स थे, इंडियन लेबर्स थे, उनकी तनख्वाह ब्रिटिश हुकूमत नहीं दे रही थी, साथ में उनसे ओवर टाइम भी करा रही थी। ओके, अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हु वॉज सिलेक्टेड टू आईसीएस। आईसीएस का मतलब क्या है यहाँ पर? आईसीएस का मतलब है इंडियन सिविल सर्विसेज। आपसे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए रिक्रूट हो चुके थे, लेटर फाउंडेड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। नेम द पार्टी वॉज। बताइए जल्दी से, नेताजी की पार्टी का नाम बताइए इनमें से। नेताजी की पार्टी इनमें से कौन सी है? नेताजी की पार्टी कौन सी है? जल्दी से बताइए, इनमें से नेताजी की पार्टी कौन सी है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। एक आंसर आ गया है, ऋषभ, आशी, प्रिंस, सभी के आंसर सही हैं, लगभग सभी के आंसर सही है, बिल्कुल सही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 1939 में। अब देखो यहां पर समझाने का मेरा मतलब यही है, स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान दो, टीसीएस ने इस बार यही किया हुआ था। इस क्वेश्चन को वो सिंपली ऐसे भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द पार्टी नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम इसमें क्या है, या फिर विच पार्टी हैड सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड। लेकिन आपसे इतना बड़ा उसने स्टेटमेंट यूज किया, उसने स्टेटमेंट का यूज किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हु वाज सिलेक्टेड टू आईसीएस। इतना स्टेटमेंट उसने फालतू में ही आगे जोड़ दिया।
यही टीसीएस ने इस बार भी किया था, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े और क्वेश्चन के मार्क्स कट गए। ओके, तो जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो, कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन आपके सारे पढ़े हुए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप इजीली जाकर 20 क्वेश्चन आपको 25 में आते ही आते होंगे, बशर्ते आप क्वेश्चन जरूर पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोल इज प्रोवाइडेड इन द इंस्क्रिप्शन एट। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है सबसे ज्यादा डिटेल इनमें से, सबसे ज्यादा डिटेल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चोल के किस इंस्क्रिप्शन से हमें मिलती है। इंस्क्रिप्शन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं शिलालेख। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। विक्रांत राय का कहना है सर दीज आर इजी क्वेश्चंस। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो विक्रांत तो आप क्विट कर सकते हो, क्योंकि एसएससी इजी या टफ देखकर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इस बार ऐसा भी हुआ है, आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं, सीएचएसएल में ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीजीएल में बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो लोग पेपर देकर आए हो उन सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एसएससी का कोई लेवल नहीं है सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस के लिए। एसएससी बेबहाव क्वेश्चन पूछता है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछता है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे जो रेलेवेंट लगेगा आपके लिए मैं वही कंटेंट लेकर आऊंगा। मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं लाऊंगा जिसको आपको देखकर एग्जॉटिक कंटेंट लगे, या आपको लगे कि सर ने आज वाकई में मुझे कुछ ऐसा पढ़ा दिया है जो मुझे नहीं पता था। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मेरा मोटो है यहां पर आपको प्रोफेसर बनाना नहीं, आपको इंस्पेक्टर बनाना, और उसके लिए सिलेक्शन चाहिए, थीसिस नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए एसएससी के पैटर्न पर बने रहिए। क्वेश्चन इजी हो या टफ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। ये जो इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है, ये है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर का इंस्क्रिप्शन जिससे हमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस केम ओरिजिनली फ्रॉम। आपसे क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा लोगों के परसेप्शन के हिसाब से यह माना जाता है कि आर्यंस भारत में कहां से आए थे। आर्यंस भारत में कहां से आए थे, जल्दी से बताइए। आर्यंस भारत में कहां से आए थे। अच्छा ओके, मे बी मैं आपको गलत ले गया हूं, अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी विक्रांत। सो वेल बताइए जल्दी से, द आर्यंस केम ओरिजिनली फ्रॉम, कहां से आए थे आर्यंस, या आए थे सेंट्रल एशिया से। चलिए एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आज सुबह की क्लास में वैसे मैंने प्लस में पूछा था, आपसे भी पूछता हूं, आप सभी एस्पिरेंट से, क्या आप बता सकते हो ये कौन सा इंटेलेक्चुअल है, या फिर ये कौन से इंटेलेक्चुअल हुए हैं जिन्होंने अकबर को एनिमी ऑफ इस्लाम बताया है, इस्लाम का दुश्मन बताया है अकबर को। ये कौन से हिस्टोरियन हैं जिन्होंने अपनी किताबों में अकबर को एनिमी ऑफ इस्लाम लिखा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। उमा, विक्रांत, गौरव, धीरज, अजय, संजना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मैंने आपसे क्या पूछा। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। इसका आंसर मुझे आप लोगों से ही चाहिए। आई होप प्लस वाले एस्पिरेंट तो जरूर करेंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, शुभम का आंसर आ चुका है, शुभम का आंसर आ चुका है, वेरी नाइस। नेहा का भी आंसर आ चुका है, इज बदायूनी, क्या नाम है, बदायूनी। तो जिन लोगों को नहीं पता था वो लोग ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सा इंटेलेक्चुअल हुए हैं या फिर ये कौन से हिस्टोरियन हैं जिन्होंने अपनी किताबों में अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताया है, तो ये है बदायूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका डिसाइडेड नेवर टू वेग एनी वॉर बिकॉज। आपसे कह रहा है कलिंग वॉर के बाद अशोका ने डिसाइड किया कि वो अब कभी भी वॉर नहीं लड़ेगा, वॉर से दूर रहेगा। क्योंकि रीजन क्या था इसके पीछे, रीजन क्या था। पहला ऑप्शन है यहां पर, आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया हैज बीन अचीव्ड। मतलब कहने का कि कलिंगा के बाद क्या उसको सब कुछ मिल चुका था जिसकी वजह से उसने ऐसा डिसाइड किया। दूसरा ऑप्शन है, अशोका फेल्ट अपोलोजेटिक अबाउट द डिस्ट्रक्शन एंड मेन एंड मटेरियल ऑफ बोथ साइड इन द वॉर। वो अपोलोजेटिक फील कर रहा था। He was moved by the violence, slaughter and suffering to the combatants and non-combatants in the war.
या फिर चौथा ऑप्शन है शॉर्टली आफ्टर द वेर एडॉप्टेड बौद्धिज्म विच वॉज अपोज्ड टू वायलेंस। विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्या रीजन था इनमें से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, पहली चीज तो ये मान लो, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इवन मॉडरेट टू टफ भी है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको सीम पर ही बने रहना है। कुछ लोग बोल रहे हैं सेकंड वन, कुछ लोग थर्ड वन बोल रहे हैं और कुछ लोग फोर्थ वन बोल रहे हैं। फर्स्ट वन, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वन तो पहले ही आप लोगों ने नकार दिया है। चलिए हटा देते हैं इसको, फर्स्ट वन को हटा देते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। अगर हम चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ो, शॉर्टली आफ्टर द वेयर एडॉप्टेड बौद्धिज्म विच वॉज अपोज टू वायलेंस। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है अशोका डिसाइडेड नेवर टू वेग एनी वॉर। बौद्धिज्म तो उसने बाद में ऑप्ट किया है, इसको हटा दीजिए। उस टाइम पर बेसिकली क्या हुआ था? अशोका फेल्ट एपोलोजेटिक अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल ऑफ बोथ साइड इन द वॉर। ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ही वॉज मूव्ड बाय द वायलेंस, स्लॉटर एंड सफरिंग टू द कॉम्बेटेंट्स एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स इन द वॉर। ये भी ऑप्शन सही है, बट अब आपको ढूंढना पड़ेगा एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है दोनों में। तो ये बेसिकली ये एसएससी सीजीएल पूछ सकता है, लेकिन हाँ ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें आपसे बोल रहा है कि अशोक फील कर रहा था कि जो वहां पर मैन और मटेरियल दोनों साइड का जान और माल का जो नुकसान हुआ था उसकी वजह से वो एपोलोजेटिक फील कर रहा था। लेकिन थर्ड वन में क्या बोल रहा है? ही वॉज मूव्ड बाय द वायलेंस, स्लॉटर एंड सफरिंग टू द कॉम्बिटेंट्स एंड नॉन कॉम्बिटेंट्स इन द वॉर। देखो, मैन और मटेरियल का नुकसान जो हुआ, मटेरियल के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ्स के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से निग्रोध ने अशोका से वो सवाल किया था। सो द एप्रोप्रिएट आंसर विल बी सफरिंग टू द कॉम्बिटेंट्स एंड नॉन कॉम्बिटेंट्स। दिस इज द परफेक्ट स्टेटमेंट फॉर वॉर। वॉर के लिए हम लोग कॉम्बिटेंट एंड नॉन कॉम्बिटेंट यूज करते हैं। सो थर्ड वन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, क्लियर? ध्यान रखिएगा, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले नहीं हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मिल जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, पहले तो देख लो कि किसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। जब आपको ऑप्शंस ना पता हो, आंसर ना पता हो, तो बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए। पहले तो उन्हें हटा दो जो कि रेस में है ही नहीं, तो ये और ये तो रेस में था ही नहीं, अब ये दोनों हैं तो इसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट हैव बीन फाउंड इन। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए आंसर। आपसे कह रहा है भारत के पार्टीशन के बाद ये हड़प्पन सभ्यता की कौन सी साइट है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स मिले हमें? बताइए जल्दी से, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन है हमारे सामने पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इन चारों जगह में कहां पर सबसे ज्यादा हड़प्पन टाउन्स हमें देखने को मिले? जल्दी से आंसर करिए। इन चारों जगह में सबसे ज्यादा हड़प्पन टाउन्स हमें कहां पर मिले? बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं गुजरात और कुछ लोग बोल रहे हैं हरियाणा, कुछ लोग पंजाब भी बोल रहे हैं, बाय द वे आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हड़प्पन टाउन्स हमें पता है कहां मिले हैं? लोथल में मिले हैं, लोथल में। और लोथल आप सभी को पता है लोथल साइट कहां की है? लोथल साइट है गुजरात की। ठीक है, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एक बाय द वे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी पिछले साल तक भी, इवन अभी भी 2020 में भी लोथल अकेली ऐसी साइट है जहां पर खनन हो रहा है, उत्खनन अभी भी हो रहा है लोथल में, अभी भी जमीनें खोदी जा रही हैं और अभी भी चीजें निकल रही हैं। ठीक है, सो लोथल इज वन ऑफ द, आप बोल सकते हो एक ऐसी साइट है जहां पर अभी भी हमें हड़प्पन टाउन्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर स्टेड इन इंडिया फॉर। आपसे कह रहा है सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रुका था? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रुका था, 19 महीनों तक। ठीक है, सिकंदर भारत में कब आया था? ध्यान रखिएगा 326 बिफोर क्राइस्ट में आया था। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज ओब्लाइज्ड टू गो बैक बिकॉज। आपसे कह रहा है सिकंदर को भारत से वापस जाना पड़ा था, क्योंकि रीजन क्या था? क्या वो बीमार फील कर रहा था? क्या वो डिफीट हो गया था भारत में? क्या उसकी जो फोर्सेस थी उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया था? या फिर उसे भारत पसंद नहीं आया था? विच वन इज द करेक्ट आंसर? आंसर करिए मुझे इसका जल्दी से।
सुरजीत सिंह का कहना है सर एफकेट के लिए एमसीक्यूज लेके आइए। सुरजीत, एफकेट पर ध्यान देना है तो थोड़ा सा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर फोकस ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर मैं कराता हूँ वो करंट अफेयर वाले सेशन आप ज्वाइन कर लिया करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ चुके हैं, सभी के एक सीरीज से आंसर आ रहे हैं, सभी को करेक्ट आंसर पता है। हम सभी को पता है सिकंदर की जो सेना थी वो इतनी थक चुकी थी कि उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। इसी वजह से सिकंदर को अपना जो विजय अभियान है वो रोकना पड़ा था और उसे वापस जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली ब्रदर्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा मूवमेंट है जिससे अली ब्रदर्स एसोसिएटेड है। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या पार्टीशन ऑफ बंगाल। जल्दी से बताइए आंसर, किसी का भी आंसर यहां पर गलत नहीं होना चाहिए। अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, आई होप आंसर सही आ रहे होंगे सभी के। मैं मोबाइल में भी देख लेता हूं क्या आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। शक्ति का कहना है सी ऑप्शन, खिलाफत मूवमेंट, वेरी नाइस। गरिमा, शक्ति, अनु, उमा, सभी के आंसर सही है। उमा का आंसर सबसे पहले आया था, वेरी नाइस उमा। निखिल, ज्योति, सभी के आंसर सही है, वेरी नाइस। ये है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट भारत में कब चलाया गया था? खिलाफत मूवमेंट 1919 में चलाया गया था, जिस साल जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी। खिलाफत मूवमेंट क्यों चलाया गया था? क्योंकि टर्की में खलीफा के पद को खत्म किया जा रहा था। उसकी वजह से जो मुसलमान थे वो नाराज थे और यहां पर भी पूरे वर्ल्ड की तरह यहां पर भी भारत में भी खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। अब ये जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया, इसको लीड यहां पर किसने किया था? इसको लीड किया था मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, और दूसरे कौन थे? शौकत अली, शौकत अली, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों को अली बंधु बोलते हैं, ओके। और बात रही अब आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो ये कब आया था? 1942 में। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं, ये कब आया था? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट 1930। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। आप में से कौन बता सकता है पार्टीशन ऑफ बंगाल में के टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन था वायसराय भारत का? उमा, उमा है, कोई नहीं है उससे। सचिन, आपकी जो क्वेरी है उसके लिए बता दूं, यूट्यूब चैनल पर मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई है, उस पर जाकर आप देख सकते हो लास्ट मोमेंट के लिए। एक चीज़ और, आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं जो कि पहले से अवेयर नहीं थे, कहीं ना कहीं जीएस में आप लोग वीक अपने आप को फील कर रहे हो, तो वो तो एक अलग बात है कि आप 2 मार्च से एक मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। एक नया जीएस का क्रैश कोर्स है जो कि आपको सीएचएसएल निकालने में बहुत मदद करने वाला है। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इको, स्टैटिक जी के सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर सीजीएल के लिए आप सोच रहे हो कि हाँ कुछ चमत्कार हो जाए, तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए हुए हैं अपने उस वीडियो में, तो उस यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हो, या फिर आप लोग सर्च कर लीजिएगा वरुण अवस्थी स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग एसएससी सीजीएल, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर आप लोग देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, आपसे कह रहा है इनमें से, इन सारे प्रेसिडेंट्स में से, हु वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर सम पर्पस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है हु वॉज ऑल्सो, जो कि सेक्रेटरी जनरल रह चुके थे फॉर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट ऑफ सम पीरियड, जो कि सेक्रेटरी जनरल पहले से रह चुके हैं। जल्दी से बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से प्रेसिडेंट हैं? चलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा, मैं आंसर कर देता हूँ। ये हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साउथ इंडिया में किसको क्रेडिट दिया जाता है? इनमें से कौन है वो जिसको साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्रेडिट दिया जाता है? विच वन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन है ये? वेरी नाइस, आंसर आ रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज भद्रबाहु। भद्रबाहु, भद्रबाहु को क्रेडिट दिया जाता है जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साउथ इंडिया में। आपको भूलना नहीं है, आज से ध्यान रखिएगा कि साउथ इंडिया में जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया है? भद्रबाहु ने। जैन धर्म में कितने लीडर हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है।
और जो आखिरी गुरु कौन थे? आखिरी गुरु थे स्वामी महावीर। और जैन धर्म की स्थापना किसने करी? जो पहले तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था? इनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन सी जगह है जिसकी म्यूचुअल इंपॉर्टेंस है जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों में? क्वेश्चन को एक बार फिर से ठीक से सुन लो। ये कौन सी जगह है जिसको माना जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट? बताइए, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। ये कौन सी जगह है जिसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंस दी गई है? राइट उमा, 23वें पार्ट सुनाते हैं। वेल, जल्दी से आप लोग आंसर करें जो मैंने आपसे पूछा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। उमा का कहना है बिहार, प्रिंस का कहना है कौशाम्बी। यहां पर मैं प्रिंस का आंसर एप्रोप्रिएट लूंगा। प्रिंस और निखिल के आंसर सही हैं। सभी लोग ध्यान रखें, जगह है कौशाम्बी। कौशाम्बी, तो ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जिसकी इंपॉर्टेंस जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों में है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो जैन धर्म को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो एक है श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरे हैं दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग वर्क्स विच वन इज इंसाइक्लोपेडिक इन नेचर? आपसे कह रहा है इनमें से ये कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कि इंसाइक्लोपेडिक नेचर का है। इंसाइक्लोपेडिक नेचर का मतलब होता है जिसमें हर चीज हो, दुनिया की हर चीज निहित हो, दुनिया का हर तरीके का ज्ञान निहित हो। तो मैं आपको बाय द वे बता देता हूं, यह है अमरकोश। अमरकोश है क्या? अमरकोश एक बुक है, किताब है। और ये किताब किसने लिखी हुई है? अमरकोश लिखी हुई है अमर सिंह ने। अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह एक इंटेलेक्चुअल थे, इन्होंने अमरकोश लिखी हुई है। अमरकोश संस्कृत में लिखी गई किताब है, इस तरीके से लिखी हुई है, अमरकोशा। ठीक है, तो ये इंसाइक्लोपेडिक नेचर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु कोऑपरेटेड विद राजा राम मोहन राय इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम्स? मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया हुआ है। आपसे कह रहा है राजा राम मोहन राय ने भारत में जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा ब्रिटिशर है जिसने उनका साथ दिया? यह क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल तीनों में रिपीटेड है। आंसर करिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करिए। आंसर मुझे करेक्ट मिलना चाहिए। ज्योति का आंसर आ गया है डेविड हरे। किसी ने, विवेक का कहना है हेनरी डेरोजियो। ओके, चलिए, कुछ लोग टैगोर भी बोल रहे हैं, द्वारकानाथ टैगोर। वेल, आपको बता दूं ये है डेविड हरे। ठीक है, आज के बाद मत भूलिएगा, डेविड हरे ने राजा राम मोहन राय को भारत में एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा मदद करी थी। आप में से कौन बता सकता है साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का फ्रेंड कौन था? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का फ्रेंड कौन था? आंसर ध्यान रखिएगा, इनका नाम है पोलक। पोलक वॉज द फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्फ इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी कर दी है कि यहां पर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं लैंग्वेज पढ़ के। आपसे पूछ रहा है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्फ इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। क्वेश्चन को हिंदी में समझ लो। आपसे कह रहा है इनमें से किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अपने चरम पर था? बताइए जल्दी से। कियान का कहना है गुप्ता, देवाश्रित का कहना है गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी ज्यादातर लोग बोल रहे हैं, ज्यादातर लोगों के आंसर गुप्ता डायनेस्टी आ रहे हैं और ये बिल्कुल सही है, गुप्ता डायनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अपने फुल ग्लोरी पर था। ये कौन सा मुगल एम्परर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है जिसके टेन्योर में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अपने फुल ग्लोरी पर था? अब मुगल एम्परर की बात हो रही है, अब मुगल एम्परर की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन है। चलो आप ही लोग आंसर कर दो, जल्दी से आंसर करिए, फिर आंसर करिए जल्दी से।
ये गलत नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा ये कौन सा मुगल एम्परर है जिसके टेन्योर पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अपने फुल ग्लोरी पर था? आंसर मी। अरे उमा, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? देवाश्रित, आपका भी। गाइस, इस टाइम पर ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए जब 10 दिन बचे हुए हैं, केवल दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ध्यान रखिएगा, पीपल हु आर सेइंग शाहजहां, दे ऑल आर करेक्ट। शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के टेन्योर में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अपने फुल ग्लोरी पर था। अगर मैं पूछता पेंटिंग किसके टाइम पर फुल ग्लोरी पर थी, तब फिर आपका आंसर क्या होता? जहांगीर। जहांगीर के टेन्योर में पेंटिंग अपने फुल ग्लोरी पर थी, ठीक है। लेकिन शाहजहां आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। बाज की तरह बिल्कुल नजर होनी चाहिए इस टाइम पे, पलक झपकी नहीं की काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, निशाना बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए इस टाइम पे। आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं, बात आ रही है ना समझ? इंस्पेक्टर बनना नहीं है, इंस्पेक्टर बनना नहीं है खेल बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। तो ध्यान रखो इस बात को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एंड वारामिहिर बिलोंग्स टू विच एज? आपसे कह रहा है आर्यभट्ट और वारामिहिर इनमें से किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? आर्यभट्ट और वारामिहिर इनमें से किसके टाइम पे बिलोंग करते हैं? विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए मैं बताऊं क्या? आंसर अभी तक नहीं आ रहे हैं, मैं बता देता हूं। आर्यभट्ट और वारामिहिर ये दोनों गुप्ता डायनेस्टी के टेन्योर को बिलोंग करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे मन तो नहीं लग रहा है ना ज़्यादा? अगर मन लग रहा हो तो ध्यान रखना, चाहे जितनी दूर तक कहानी जाएगी, लेकिन बदले में हमेशा परेशानी आएगी। अगर आप ना हुए कामयाब तो उधर से एक ही जवाब आएगा जिस पे आपको हैरानी आएगी, और ये जवाब उधर से क्या आएगा? पापा नहीं मानेंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं सुनना है कि पापा नहीं मानेंगे, तो आज मेहनत कर लो, नहीं तो ये स्टेटमेंट हर किसी को सुनना पड़ता है, और हर एक लड़के को सुनना पड़ेगा एक दिन कि पापा नहीं मानेंगे। बस यहीं से द एंड। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर on 13th of April 1919 who returned the knighthood conferred to him by the British government? Which one is the correct answer? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे इसका, जल्दी से बताइए। देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, देख रहे हो ना कितनी भारी भरकम लैंग्वेज है। बस यही इस बार टीसीएस खेल कर रहा था, लेकिन लैंग्वेज से डरना नहीं है बिल्कुल। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसमें ये कौन है जिन्होंने नाइटहुड का टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया था? तो नाइटहुड का टाइटल किसके पास था? नाइटहुड का टाइटल ऑब्वियस सी बात है रविन्द्रनाथ टैगोर के पास था। और साथ में महात्मा गांधी ने भी एक टाइटल वापस किया था। कौन सा टाइटल? केसर ए हिंद का टाइटल वापस किया था, केसर ए हिंद। देख रहे हो, सिंपली आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता था, हु हैड रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड, और तो कोई है नहीं, सिर्फ इतना लिख सकता था। लेकिन लिखा कितना बड़ा क्वेश्चन है, एज द टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा दिया हो, क्वेश्चन जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सबसे पहले तो ये जानो, आपसे बोल रहा है कि 1919 के एक्ट के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए 1919 में एक्ट कौन सा आया था। 1919 में कौन सा एक्ट आया था? यह आया था रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, ठीक है। ये जो रॉलेट एक्ट था, इसके आधार पर ब्रिटिश हुकूमत ने क्या बोला था कि किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ओके, केवल शक की बुनियाद पर। तो उसके खिलाफ अब उस केस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, ब्रिटिश इंडिया मस्ट रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर।
बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज्ड ओनली बाय द प्रोग्रेसिव स्टेजेस, बिल्कुल सही है ये भी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश हुकूमत ये तो बोलेगी कि जो भी मैटर, जो भी मुद्दा इसके अगेंस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे। मतलब कहीं से भी कोई भी मुद्दा उठ रहा है तो एक से दूसरी जगह पर वो लोग उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, एक प्रोविंस से लेकर दूसरे प्रोविंस तक। नेक्स्ट है द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज नॉट टू बी पेड बाई पार्लियामेंट, सैलरी का इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। सो फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपसे रॉलेट एक्ट के बारे में पूछ रहा था यहां पर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है अशोक हैज बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द विच बुद्धिस्ट मॉन्क, आपसे कह रहा है अशोका ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये बुद्धिस्ट मॉन्क कौन से हैं जिनसे वो इंस्पायर्ड हुआ, जिनसे वो इस तहत इंस्पायर्ड हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वो बौद्ध धर्म को अब ऑप्ट कर लेगा। तो अशोक के ऊपर प्रभाव डाला किस बुद्धिस्ट मॉन्क ने? अंबी, उपगुप्त, अश्वघोष या फिर जल्दी से बताइए। चौथा ऑप्शन है वाशुबंधु, जल्दी से, विच वन इज द करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों के यहां पर करेक्ट आंसर आ रहे हैं। जो लोग उपगुप्त आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। अशोक किससे इन्फ्लुएंस था? ये इन्फ्लुएंस था उपगुप्त से। चलो इन्फ्लुएंस से एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्वेश्चन ये पूछता है अकबर सिखों के कौन से गुरु से इन्फ्लुएंस था? सिखों के कौन से गुरु से अकबर प्रभावित था? सिखों के 10 गुरु हुए हैं ना, उन 10 में से कौन से गुरु से अकबर प्रभावित था? जल्दी बताइए। विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखता हूं कौन बता पाता है आंसर, तब तक मैं जल ग्रहण कर लूं। सिखों के कौन से गुरु से अकबर प्रभावित था? जल्दी से आंसर करिए मुझे। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है गुरु रामदास, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है गुरु अर्जुन देव। बाय द वे आपको बता दूं, ये हैं गुरु रामदास, गुरु रामदास, ठीक है, चौथे गुरु, इनसे अकबर इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्टली डिक्रिप्टेड बाई, अशोका के शिलालेखों को सबसे पहले किसने डिक्रिप्ट किया? अशोका के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने डिक्रिप्ट किया, मतलब डिकोड किया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ देता है अशोक के शिलालेख कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। एक्चुअली आपसे मेनली पूछा जाता है, लिखे तो गए हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में। ये जो लिखे गए हैं, एक लैंग्वेज है ब्राह्मी, दूसरी लैंग्वेज है खरोष्टी, तीसरी लैंग्वेज है पाली, चौथी लैंग्वेज है अरम्यक, पांचवी है ग्रीक लैंग्वेज। ओके, ये मेन वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें अशोका के शिलालेखों को लिखा गया है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि मेनली अशोक के शिलालेख कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, तब आपका आंसर क्या होगा? ब्राह्मी और खरोष्टी। ज्यादातर ऑप्शन में आपको यही 2 लैंग्वेज मिलेंगी, ब्राह्मी और खरोष्टी। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द, ये आज सुबह भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। अष्टप्रधान एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम है, किसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम अष्टप्रधान है? जल्दी से आंसर करिए मुझे। अष्टप्रधान किसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम है? बिल्कुल सही नेहा। ये क्या हुआ, पेन गिर गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। मराठा, शिवाजी, ठीक है। देखो शिवाजी की जो कोर्ट थी, शिवाजी की कोर्ट में 8 लोगों का एक समूह हुआ करता था, 8 लोगों की काउंसिल हुआ करती थी। इन्हीं 8 लोगों की काउंसिल का नाम इन्होंने क्या रखा था? अष्टप्रधान रखा था। जैसे कि अकबर के कोर्ट में 9 इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे और उनका नाम क्या था? 9 रत्न उन्हें बोला जाता था। उसी तरीके से यहां पर अष्टप्रधान।
अगला क्वेश्चन है अश्वघोष लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, आपसे कह रहा है अश्वघोष इनमें से किसके कोर्ट में था। ऑप्शन आपके सामने है हर्ष, समुद्रगुप्त, कनिष्क या अशोक। विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछ रहा है अश्वघोष इनमें से किसके कोर्ट में था। अश्वघोष, बहुत बढ़िया, आंसर सही आ रहे हैं। यह है कनिष्क, कनिष्क के कोर्ट में था अश्वघोष, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, आपसे पूछता है कैलेंडर, जो भारतीय कैलेंडर है हमारा शक एरा, शक एरा, ये जो शक एरा है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। ये भी इंट्रोड्यूस किया है किसने, कनिष्क ने, शक एरा। ओके अगला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच पोर्टफोलियो इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाई मिसेस इंदिरा गांधी। आपसे कह रहा है इंदिरा गांधी ने इंडिपेंडेंस के टाइम में इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो लिया था, कौन सी मिनिस्ट्री ली थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है आजादी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो लिया था, कौन सी मिनिस्ट्री इंदिरा गांधी को मिली थी। क्या आप आंसर कर सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मयंक चौहान का कहना है सर हिंदी में करवाइए। मयंक परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं और हर एक क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके ही बता रहा हूं, तो केवल इंग्लिश देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना जो मैं आपको समझा रहा हूं कि टीसीएस बड़े क्वेश्चन लिख रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़े ही बिना परेशान हो जा रहे हो। तो पहले मेरी बातों को सुनो, अगर आपको बात नहीं मेरी समझ आ रही है, मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूं, मैं हर एक क्वेश्चन हिंदी में समझा रहा हूं। आप पेशेंस के साथ पढ़ो तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। आपसे क्या कह रहा है, आजादी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने कौन सा पोर्टफोलियो लिया था। आजादी के टाइम पे इंदिरा गांधी को कोई भी पोर्टफोलियो नहीं मिला था, ठीक है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्या आप बता सकते हो भारत के पहले एजुकेशनल मिनिस्टर कौन है? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, जल्दी से बताइए। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, जल्दी से बताइए। अरबी की कुरकुरे अरबी की कुरकुरे नहीं है वो, कुरकुरी अरबी है। हाँ राहुल, रोज क्लास होती है, रोज क्लास होती है। नहीं नहीं मैम, डोंट बी सॉरी, आप आराम से सुनो क्वेश्चंस को, समझ आएंगे आपको, डोंट वरी। अबुल कलाम आजाद, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। और नेशनल एजुकेशन डे हम लोग इन्हीं के जन्मदिन वाले दिन मनाते हैं। इनका जन्मदिन कब होता है? 11 नवंबर को, ठीक है। 11 नवंबर को इनके जन्मदिन वाले दिन नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गोरीज इन्विजन, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गोरीज इन्विजन अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान हु रूल्ड कन्नौज। आपसे कह रहा है जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल हो रहा था तो उस टाइम में कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज में कौन शासन कर रहा था? गढ़वाल, पाल या फिर पृथ्वीराज या फिर चंदेल, इनमें से कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी कन्नौज के ऊपर? जिन लोगों ने अर्लियर मेडिवल डेफिनेटली मेरे से पढ़ा है वो तो आंसर करेंगे ही करेंगे, इसका आराम से आंसर करोगे आप लोग। निशांत का कहना है थर्ड वन, पृथ्वीराज। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं पाल, देवाश्रित का कहना है पाल, तन्वी का कहना है गढ़वाल। बाय द वे आपको बता दूं, तन्वी का आंसर सही है, कार्तिक, सुप्रिया, रिया सभी का आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग गढ़वाल दे ऑल आर करेक्ट। अरे भाई तभी तो मैंने कहा था, देखो रूट्स अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हिस्ट्री अगर आपको कोई कायदे से रूट से अगर पढ़ाने वाला है ना तो डेफिनेटली आप फिर गलतियां नहीं करते ऊपर लीफ लेवल पे जाके। तो अभी इसमें वही है कंसेप्ट। अगर आपको पता है कि कन्नौज का शासक कौन था तो आप आराम से आंसर बता देते। आपको अगर पता है कि कन्नौज का शासक कौन था, जयचंद था, तो जयचंद की डायनेस्टी भी आपको पता होगी। और जयचंद कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? गढ़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, कन्नौज पे कौन रूल कर रहे थे उस टाइम पे? गढ़वाल ही तो रूल कर रहे थे, और कौन रूल कर रहा था? बात आई समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है
एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वुड यू कम अक्रॉस वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉक। आपसे कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की यह कौन सी साइट है जो कि अपने आप में डॉक है, जो कि डॉक है, वर्ल्ड के अर्लीस्ट डॉक में गिना जाता है। जल्दी बताएं, विच वन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दें विच वन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो करेक्ट आंसर आ रहे हैं लोथल। ऑब्वियस सी बात है, डॉक क्या है? डॉक है समुद्री किनारा, ठीक है, समुद्री किनारा, डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड बुद्धा डाई। आपसे कह रहा है जो लॉर्ड बुद्धा है इन्होंने अपने प्राण कहां पर त्यागे थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कुशीनगर, लुम्बिनी, पावापुरी या मगध। कहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? आंसर करिए जल्दी से, कहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? कुशीनगर, लुम्बिनी, पावापुरी या मगध। चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर। भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब समझ रहे हैं क्या है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो मोक्ष, अभी तो हम लोगों ने वही क्वेश्चन किया, यहां पर डाई वर्ड का यूज किया गया और यहां पर मोक्ष का यूज किया गया है, महापरिनिर्वाण का। सो अगेन कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस मोहनजोदारो इज सिचुएटेड। आपको बताना है, कई लोगों को आप में से ये नहीं पता होगा, आई एम श्योर कई लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा कि जो मोहनजोदारो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, वो इनमें से किस जगह को बोलते हैं? जल्दी बताइए, मोहनजोदारो, जल्दी से बताइए, इनमें से किस जगह को बोलते हैं? आंसर करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, उमा का आंसर आ चुका है पहले ही, विवेक का आंसर सही है। उमा, विवेक दोनों के आंसर सही हैं। मोहनजोदारो जो है वो आपका क्या है? वो है आपका सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान रखिए, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यही तो मोहनजोदारो साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस वॉज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919। देखो मैं 2019 बोल रहा था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, इनमें से कौन सी जगह है जहां से ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को 1919 में शुरू किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने है, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश करिए। यहां पर मार्क्स नहीं कट रहे हैं, एक बार गैस करने का मन है तो गैस भी कर सकते हो। तुक्का लगाइए जल्दी से, तुक्का लगाइए जल्दी से। हाँ आकाश, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। देवाश्रित का कहना है लखनऊ, संदीप का कहना है लखनऊ, सुप्रिया का कहना है लखनऊ, आर्य का कहना है दिल्ली, अमित का कहना है लखनऊ। ज्यादातर लोग यहाँ पर, शक्ति का भी कहना है, इरफान का कहना है, निशांत, सभी का कहना है लखनऊ के लिए ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस लखनऊ से स्टार्ट करी गई थी। अभी और भी धुरंधर हैं, वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि लग रहा है उन्हें क्लियर नहीं है आंसर। बाय द वे आपको बता दूं, नेहा शर्मा का आंसर सही है, आर्य का आंसर सही है, और पहले भी मैं जिन लोगों के नाम ले चुका हूं, जो लोग दिल्ली बोल रहे हैं, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन दिल्ली से किया गया था, ध्यान रखिएगा। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और बात बताइए, जो खिलाफत मूवमेंट जब चल रहा था तो उस टाइम पे टर्की में कौन सी एक ट्रीटी करी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, टर्की में सीवर्स ट्रीटी करी गई थी, सीवर्स ट्रीटी। सीवर्स ट्रीटी के तहत टर्की वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। टर्की को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और उसके बाद खलीफा के पद को खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड इन 1943 एट विच प्लेस। आपसे कह रहा है 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना इनमें से किस जगह पर करी गई थी? आंसर करिए जल्दी से। क्या हुआ आर्य, डांस कर रहे हो? जल्दी से बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर करी गई थी? आंसर मी, सिंगापुर, कुआलालंपुर, जापान या फिर मैंडले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थॉट सो कि ये इसका ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
और मैंडले से पता है क्या याद आ गया, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है? उसमें जो उसका मंगेतर होता है उसके ऊपर चटनी गिरा देता है, तो कहता नहीं है इतने डॉलर की घड़ी है, मैंडले से मंगाई है, मैंडले, ये वही मैंडले है। नेक्स्ट है बलबन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज। आपसे कह रहा है जो बलबन था, स्लेव डायनेस्टी का शासक था, इसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था? सबसे बड़ा अचीवमेंट इसका क्या था? डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल, क्या इसने मंगोलियन से भारत को बचाया? देखो मंगोलियन से तो भारत को ये बचा ही नहीं पाया था, मंगोल्स के आने की वजह से ही तो स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई थी। ओके, दूसरा है कर्बिंग ऑफ द पावर ऑफ नोबेल, कर्बिंग ऑफ द पावर ऑफ नोबेल, सोचने वाली बात है। नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। बताइए जल्दी से, विच वन इज द करेक्ट आंसर? हाँ जी बिल्कुल सही यार। अभी एक फॉरगेटन आर्मी आई है, वो अच्छी वेब सीरीज है। कुछ लोग बोल रहे हैं कर्बिंग ऑफ द पावर ऑफ नोबेल। देखो बलबन का जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, वो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पता है क्या था? जब बलबन 1265 में गद्दी पर बैठा तो उसके सामने 2 प्रॉब्लम खड़ी थी। एक पहली प्रॉब्लम थी चहलगानी, चहलगानी जो कि इल्तुतमिश ने बनाई थी। चहलगानी का मतलब क्या होता था? 40 लोगों का एक ग्रुप था जो जिसकी जिम्मेदारी होती थी सुल्तान की हिफाजत करना। तो बलबन अपने दम पर गद्दी पर बैठा था, काबिलियत के दम पे, और बलबन भी इन्हीं 40 लोगों में से एक था। तो बाकी की जो चहलगानी थी ये इससे जेलस फील करने लगी थी। तो जो चहलगानी थी वो बलबन के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही थी। तो बलबन को चहलगानी से निपटना जरूरी था, अदरवाइज बलबन को मार दिया जाता। तो बलबन ने पहले चहलगानी को खत्म किया। अब दूसरा चैलेंज बलबन के सामने यह था, जो पीपल्स थे, जो प्रजा थी, प्रजा के अंदर सुल्तान का खौफ नहीं रह गया था। तो सुल्तान के खौफ को पीसफुली कायम करने के लिए, क्योंकि प्रजा के ऊपर आप अत्याचार जितना ज्यादा करोगे वो तो गलत है ना, तो अगर पीसफुली आपको कुछ करना है तो उसने क्या किया? उसने पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, फारसी कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। उसने जनता के बीच में शांति स्थापित करी और साथ में अपनी सिक्योरिटी भी करी। बात आई समझ? तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग बात समझ गए होंगे। आई डोंट वॉच वेब सीरीज, ओनली प्ले पबजी। ऐसा मत करो भाई, इतना ज़्यादा पबजी मत खेलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे, 35 तक इसको ले जाएंगे, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर 568 प्रिंसली स्टेट्स। आपसे कह रहा है भारत में आजादी से पहले 568 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, 568 राज्य हुआ करते थे। विच वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। इनमें से सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट कौन सा था जिसने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया? आई थिंक ये आंसर बिल्कुल आपके लिए हलवा है, और हलवे को सिर्फ आपको चम्मच से खा लेना है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ये हर किसी को पता होगा आंसर। राजश्री, राजश्री का आंसर आ चुका है। इरफान, आकाश, कार्तिक, निशांत, सभी के आंसर सही हैं। बाय द वे दिस इज हैदराबाद, हैदराबाद द प्रोविंस ऑफ निजाम। ये एक सबसे बड़ा प्रोविंस था जो कि इंडियन यूनियन में शामिल हुआ था, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बाय द वे नेशनल यूनिटी डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? उन्हीं की याद में मनाते हैं, 31 जल्दी से अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवतिज्म रेफर्स टू वर्शिप ऑफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सोच समझ के आंसर करना। भगवतिज्म रेफर्स टू वर्शिप ऑफ। आपसे कह रहा है भगवतिज्म जो है वो इनमें से किसकी पूजा पाठ से रिलेटेड है, किसकी भक्ति से रिलेटेड है? बताइए, भगवतिज्म, भगवतिज्म किसकी भक्ति से रिलेटेड है? जल्दी से आंसर करिए। देखो भगवतिज्म आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, भगवत गीता। भगवत गीता कृष्णा के उपदेश, लॉर्ड कृष्णा ने उपदेश दिए हैं, वो भगवतिज्म के ऊपर दिए हैं। ठीक है, सो भगवतिज्म रेफर्स टू वासुदेव कृष्ण।
ओके, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धा डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट sermon एट, आपसे कह रहा है लॉर्ड बुद्ध ने सबसे पहले अपना ज्ञान कहां पर बांटा था। इन्होंने सबसे पहले प्रीच कहां पर किया था, इन्होंने अपना सबसे पहले ज्ञान कहां पर बांटा था, जल्दी से बताइए। विच वन इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा ने ज्ञान कहां बांटा था, फर्स्ट sermon इन्होंने कहां पर दिए थे। नीलम का कहना है सांची। अच्छा नीलम, पिछले वाले क्वेश्चन का तो आंसर नहीं कर रहे हो आप, आई थिंक। कुछ लोग बोल रहे हैं सारनाथ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेजोरिटी आ चुकी है सारनाथ पर, और सही भी है सारनाथ। सारनाथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज की बात मैं यहीं तक रखूंगा। जितने भी नए एस्पिरेंट हैं उन्हें बता दूं, आप लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। डेली शाम को देख लिया करो, यहाँ पर क्लासेस है। एक और बड़ा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, सुन लो। फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 10 दिन तक MCQs में कराने वाला हूं अनअकैडमी पे। तो अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करो और वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पेशल क्लास मिलने वाली है। दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा था, बुद्धा डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट sermon एट, आपसे कह रहा है बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपना जो ज्ञान था सबसे पहले इन्होंने अपना ज्ञान कहां पर बांटा था, ये है सारनाथ। ओके, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हिनायान, आपसे क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है, महायान और हिनायान। किसके रीजन में, इसमें से कौन सा वो राजा है जिसके टेन्योर में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। आप में से कोई बता सकता है इसका करेक्ट आंसर। देखता हूं कौन आंसर करेगा। बिल्कुल सही, देखो कुछ लोग आंसर कर रहे हैं अशोक, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं कनिष्क, ठीक है। मनिंदर कोई आंसर नहीं कर रहा है और हर्ष भी कोई आंसर नहीं कर रहा है। पीपल हु आर सेइंग कनिष्क, दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के टेन्योर में बौद्ध धर्म को महायान और हिनायान दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। ओके, जैन धर्म को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद कपड़े, और दिगंबर जो कि आसमान को ही, बोलते नहीं है दिग है जिसका अंबर, मतलब जो आसमान को ही अपना वस्त्र मान लेते हैं, वो बिना कपड़ों के रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाय डिफीटिंग हर्षवर्धन ऑन बैंक ऑफ रिवर नर्मदा विच चालुक्य रूलर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एक्सपेंडिंग इनटू साउथ। देखो बहुत आराम से पढ़ो क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, मैं बहुत तेज नहीं चल रहा हूं, बहुत आराम से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, मुझे पता है। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ो। आपसे क्या कह रहा है, बाई डिफीटिंग हर्षवर्धन ऑन बैंक ऑफ रिवर विच चालुक्य रूलर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एक्सपेंडिंग इनटू साउथ। आपसे कह रहा है हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के किनारे हराने के बाद ये चालुक्य रूलर कौन सा था जिसने उसका साउथ को एक्सपेंड करने का अभियान रोक दिया था। बताइए जल्दी से। सभी लोग आंसर कर रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय, पक्का पुलकेशिन द्वितीय, वेरी नाइस, पुलकेशिन द्वितीय इज द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर है, यह है पुलकेशिन। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज कृष्ण देवपैन ऑथर ऑफ द एपिक महाभारत बेटर नोन एज। देखो ये नॉर्मली आपसे यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि महाभारत के राइटर कौन है। हम सभी को पता है महाभारत के राइटर कौन है, वेद व्यास है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप लैंग्वेज देखो कि टीसीएस किस तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहा है। इतना जरा सा क्वेश्चन कि आपसे पूछ रहा है महाभारत किसने लिखी है, वो भी आपसे कितना घुमा फिरा कर पूछेगा, बाय व्हाट नेम इज कृष्ण देवपैन, ठीक है। तो कृष्ण देवपैन इनका रियल नेम था और वो तो इनको वेद व्यास बोलते हैं, इन्होंने ही महाभारत लिखी, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज स्पिरिचुअल गुरु नरेंद्र नाथ दत्त फाउंडर ऑफ बेलूर मठ नियर कोलकाता बेटर नोन एज। आपसे कह रहा है जिन्होंने बेलूर मठ की स्थापना करी है और इनका रियल नेम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। आई होप सभी लोग इसका आंसर कर देंगे बहुत आराम से। नरेंद्र नाथ दत्त किसका आंसर है, किसका नाम है, बिल्कुल सही, विवेकानंद का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद, इनका जन्मदिन किस दिन मनाते हैं, इनका जन्मदिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया था। अगला क्वेश्चन है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वेयर वर द कॉमर्शियल राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिस्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है
इसमें से कौन सा एक्ट है जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल राइट्स को खत्म कर दिया गया था? आंसर करिए जल्दी से, यह आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, आंसर करिए जल्दी से। विच वन इज द करेक्ट आंसर? आपसे कह रहा है इनमें से किस एक्ट के तहत या चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कॉमर्शियल राइट्स को खत्म कर दिया गया था? गौतम सिंह का आंसर आ गया है चार्टर एक्ट 1833 और इंजीनियर बी का आंसर है सेकंड, प्रीतम का भी आंसर है चार्टर एक्ट 1853। देखो दो ही तरीके के मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं आप में से, कुछ लोग 1853 बता रहे हैं, कुछ लोग 1833 बता रहे हैं। जो लोग 1833 बता रहे हैं ध्यान रखिए यही है करेक्ट आंसर। आज के बाद सभी लोग ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कॉमर्शियल ट्रेड राइट्स थे उन सभी को भारत में चार्टर एक्ट 1833 के तहत खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक बात बताइए, आप में से कौन बता सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी का यह पहला अधिकारी कौन था जो कि मुगल एम्परर के कोर्ट में गया था? जल्दी से आंसर करिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अधिकारी कौन था जो कि मुगल एम्परर के कोर्ट में गया था? आंसर करो जल्दी से, मुझे जल्दी से बताइए, आंसर करिए। बहुत बढ़िया, विजयांता का आंसर आ गया है कैप्टन हॉकिंस। जिन लोगों को नहीं भी पता था वो लोग ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अधिकारी था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। अब ये जो कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में गया था और कब गया था? 1608 में गया था। ठीक है, दूसरा भी आपको ध्यान रखना है ब्रिटिशर कौन था, दूसरा था सर थॉमस रो। क्या नाम है? सर थॉमस रो। ये कौन से ईयर में गया था? ये 1615 में गया था। तो 1608 कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो 1615, दोनों ही किसके कोर्ट में गए थे? दोनों ही जहांगीर के कोर्ट में गए थे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि जहांगीर ने एतमाद की उपाधि किसको दी? यहां पर मैं लिख रहा हूं एतमाद की उपाधि। तो एतमाद की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? मिर्जा ग्यास बेग। क्या नाम है? मिर्जा ग्यास बेग। अब ये मिर्जा ग्यास बेग कौन थे? ये इनके फादर इन लॉ थे। ठीक है, नूरजहां के फादर हैं। तो अपने फादर इन लॉ को एतमाद की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरियल ग्रोन बाय हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल वॉज। आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग जनरली किसकी पैदावार करते थे? वीट उगाते थे, राइस उगाते थे, मिलेट मतलब बाजरा उगाते थे, या फिर इनमें से सभी कुछ? जल्दी से बताइए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेनली, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, चेंज द पेन कलर। ओके, मैं चेंज कर लेता हूं, आई थिंक विजिबल नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, ये कलर विजिबल है सभी को। तो क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। ओके, अक्षय का कहना है सभी उगाते थे, गौतम का कहना है सभी, प्रिंस का कहना है मिलेट मतलब बाजरा उगाते थे, आराध्य का कहना है वीट, मोना का कहना है सभी। देखो आपको बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं ऑल ऑफ दिस, उन्हीं के आंसर सही हैं। आज के बाद ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो मेन आपके कल्टीवेशन थे वो वीट भी है, राइस भी है और मिलेट भी है। ठीक है, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अब भूलोगे तो नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए बताइए, अच्छा ये कौन सा मुगल एम्परर था जिसने अपने प्रोविंस में टोबैको को बैन कर दिया था, तंबाकू को बैन कर दिया था? ध्यान रखिएगा, जहांगीर। अगेन जहांगीर ने तंबाकू को बैन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ हुम? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो ग्रेट एम्पायर की स्थापना करी भारत में, या फिर भारत को अखंड भारत बनाया, किसकी मदद से? हम सभी को पता है, बहुत बढ़िया, कौटिल्य हैं ये, कौटिल्य। इन्हीं को कौटिल्य बोलते हैं। इन्हीं का बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और इन्हीं का एक और नाम है चाणक्य, चाणक्य। ठीक है, इनका जो रियल नेम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को चाणक्य कब बोला गया? क्योंकि इनके पिता का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। तो चाणक्य का बेटा क्या कहलाया? चाणक्य कहलाया। और कौटिल्य इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि कौटिल्य इनका गोत्र है, इस वजह से इनको कौटिल्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द नंदास बिकॉज। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को समझो
फिर ऑप्शंस पढ़ना। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द नंदास। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंदास को सक्सीड करने का प्लान बनाया। क्योंकि ऐसा क्यों किया उसने? पहला ऑप्शन है चाणक्य हैड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय द नंदास, द नंदास आर लो बॉर्न, द नंदास हैड accumulated a great deal of wealth by the extortion and oppression of the people, चाणक्य wanted to restore the ideal of क्षत्रिय रूल। बताइए। प्रिंस का कहना है थर्ड वन, ओके। द राइट थिंग का कहना है फर्स्ट वन, मतलब चाणक्य हैड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय द नंदास, वेरी नाइस। आलोक का कहना है फर्स्ट वन, शेल का कहना है फर्स्ट वन, सत्यम का कहना है फोर्थ वन। सत्यम, आपके हिसाब से चाणक्य वांटेड टू रीस्टोर द आइडियल ऑफ क्षत्रिय रूल, मतलब चाणक्य चाहते थे कि क्षत्रियों का साम्राज्य एक बार फिर से आ जाए, ऐसा चाहते थे चाणक्य? आई थिंक नॉट, आई डोंट थिंक सो। फोर्थ तो बिल्कुल ही, फोर्थ को तो मैं सबसे पहले, चलो मैं हिंट दे रहा हूं, फोर्थ को तो मैं एलिमिनेट कर देता हूं। फोर्थ एलिमिनेट हो गया भैया। चाणक्य इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन, आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो नंदास को डिस्ट्रॉय कर देंगे चाणक्य सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो क्षत्रियों का शासन लाना चाहते थे, ऐसा नहीं है। चाणक्य तो खुद ही जात पात के खिलाफ थे, तो फोर्थ वन वाला तो एलिमिनेट हो गया। एक ही होगा, प्रिंस का कहना है थर्ड वन। बाय द वे आपको बता देता हूं, चलो 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 रुक जाओ, आ जाओ मेरे साथ। पहला ऑप्शन पढ़ो, आपसे क्या कह रहा है, चाणक्य हैड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय द नंदास। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चाणक्य का अपमान किया था या नहीं किया था? धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, उसी दिन से चाणक्य ने चोटी खोल ली थी अपनी, और उसी दिन से उन्होंने शपथ ली थी कि नंदास के ऊपर कदम रख के ही अखंड भारत का निर्माण होगा, और वही उन्होंने किया। तो ये ठीक है, ऑप्शन ठीक लिखा हुआ है कि चाणक्य ह्यूमिलिएटेड हुए थे नंदास से। अगला ऑप्शन है द नंदास वर लो बॉर्न, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से उन्होंने नंदास को सक्सीड करने का सोचा। नेक्स्ट है द नंदास हैज एक्यूमुलेटेड अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ बाई एक्सटॉर्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द पीपल, दिस इज द मेन थिंग। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है जो नंदास थे, जो नंद डायनेस्टी थी, वो सिर्फ और सिर्फ भोग विलास में डूबी रहती थी, लोगों से टैक्स ले लेती थी, उस टैक्स का पैसा वो किसी के डेवलपमेंट में लगाते नहीं थे, सिर्फ अपने भोग विलास में लगाते रहते थे। शराब में ही पूरा साम्राज्य डूबा रहता था और लोगों के, प्रजा से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। दिस वॉज द मेन रीजन जिसकी वजह से चाणक्य जो थे वो नंदास को, वो धनानंद को बताने गए थे कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, और एक स्टेट का जो राजा होता है, एक राजा को ये शोभा नहीं देता, राजा के लिए प्रायोरिटी उसका भोग विलास नहीं होता है, उसकी जनता होती है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर पहला वाला भी तो सही है, पहला क्यों नहीं? बात को समझें, क्वेश्चन पढ़ो पहले। आपसे क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द नंदास बिकॉज, इन्होंने डिसाइड किया कि वो नंदास को सक्सीड कर लेंगे। चाणक्य जैसा इंटेलेक्चुअल इतनी सी बात पर, अपना ह्यूमिलिएशन के बिहाफ पर किसी को मारने की या उनको समाप्त करने की नहीं सोचेगा। चाणक्य का उससे पहले से ही उद्देश्य था अखंड भारत का निर्माण करना। सो इसलिए प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ओके। और बाकी रही बात फोर्थ की, तो आप लोगों को बता दूं, जो लोग चाणक्य के बारे में नहीं जानते हैं, मैं बता दूं आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को के लिए डिसाइड किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से ही अखंड भारत का निर्माण कराएंगे, तो मौर्य पता है किसे बोलते हैं? मौर्य एक ऐसी जाति जिसे, जो लोग मोर चराते थे। क्या चराते थे? मोर। तो मोर चराने वाली जाति के एक बच्चे को आचार्य चाणक्य ने सोचा कि उसी से अखंड भारत का निर्माण कराएंगे और यही अखंड भारत की गद्दी पर बैठेगा। तो लोगों ने आचार्य चाणक्य का विरोध किया। जब लोगों ने आचार्य चाणक्य का विरोध किया तो उस टाइम पे आचार्य चाणक्य ने बोला था कि अगर ऐसा होता तो फिर, अगर जाति के आधार पर हम देखें तो फिर इसी वजह से कृष्ण को ना ही लड़ने का हक था, ना ही द्वापर में, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्ण एक शूद्र था, कर्ण को भी लड़ने का हक नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें हुई, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर परशुराम को भी अपना शस्त्र डाल देना चाहिए था, क्योंकि परशुराम एक ब्राह्मण थे। तो अगर शास्त्रों में आप लिखा हुआ ये मानते हैं, अगर हमारे शास्त्र इस बात को डिसाइड करते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देगा, वो शस्त्र नहीं उठा सकता, जो वैश्य है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगा,
ठीक है, और जो क्षत्रिय है वो सिर्फ लड़ेगा और शूद्र केवल सेवा करने के लिए है, तो फिर परशुराम को भी अपने हथियार डाल देने चाहिए। बात आई समझ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ विच मौर्यन रूलर। आपसे कह रहा है चाणक्य किस मौर्यन रूलर के चीफ एडवाइजर थे? हम सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज कन्फर्ड भारत रत्न ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। आपसे कह रहा है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया किसके रिजाइम में? यूपीए सरकार के रिजाइम में, एनडीए सरकार के रिजाइम में, बीजेपी के टाइम पे, या फिर जनता दल के टाइम पे? जल्दी से बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, निहारिका, मनोज, सभी के आंसर सही हैं। पीपल हु आर सेइंग जनता दल, दे ऑल आर करेक्ट। जनता दल के टाइम पे बी आर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई थी। इनकी पुण्यतिथि कब होती है? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हुआ था। तो इसको बोलते हैं बी आर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाना। एक और दिवस हम लोग मनाते हैं जिसको बोलते हैं धर्म चक्र दिवस। क्या बोलते हैं? यहां पर मैं लिखता हूं, धर्म चक्र। अब ये जो धर्म चक्र दिवस है ये किस दिन मनाते हैं? ये मनाते हैं 14 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर। क्योंकि देखो 6 दिसंबर 1956 को बी आर अंबेडकर का देहांत हुआ था। उसी के 2 महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को बी आर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी वजह से इस डेट को धर्म चक्र दिवस के नाम से जाना जाता है। अब भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज चैतन्य रिसीव्ड एनलाइटमेंट एट। आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां पर? चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? जल्दी से आंसर करिए। चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? इसका आंसर कौन कर सकता है मुझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मनोज का आंसर सही है, निहारिका का भी आंसर सही है। जो लोग बोल रहे हैं गया, उन्हीं का आंसर सही है। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच हैपेंड अर्लीस्ट। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपकी पूरी जान ले लेते हैं, लेकिन नंबर आपको वही मिलते हैं 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना ये एक्चुअली बहुत अच्छा तरीका होता है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले इनमें से कौन सा अधिवेशन हुआ था? या फिर ये आप तभी बता पाओगे जब आपको सभी के डेट्स पता होंगे, सभी के ईयर पता होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में आया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था? त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस कोई बता सकता है जल्दी से? त्रिपुरी सेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमन का आंसर आ गया है 1939। और गया सेशन बता दो जल्दी से, गया सेशन भी बता दो जल्दी से। गया सेशन, गया सेशन 1928 में नहीं हुआ भाई। गया सेशन 1928 में नहीं हुआ। गया सेशन कब हुआ जल्दी से बताइए? गया सेशन, गया सेशन ऑफ कांग्रेस एक्चुअली ये हुआ है 1922 में। ठीक है, 1922 में, 1922, ठीक है, 1922। एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं हटा दूं। अब इधर देखो, साइमन कमीशन 1928 में आया भारत में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ है। त्रिपुरी सेशन आपका 1939 में हुआ है। और जो गया सेशन है ये हुआ कब? 1922 में। आपसे क्या पूछ रहा है? अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन सा हुआ? आपके सामने आंसर है, गया सेशन ऑफ कांग्रेस इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे पहले हुआ। ठीक है, ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कनिष्कास रीजन। आपसे कह रहा है कनिष्क के टाइम पे द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू वेयर। आपसे कह रहा है कनिष्क के टेन्योर में कनिष्क ने अपनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऑफिसेस मगध से शिफ्ट कर दिए थे। कहां पर? मगध से कहां पर शिफ्ट कर दिए थे इन्होंने अपनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के सेशंस? जल्दी से।
सेल का कहना है सी, ज़्यादातर लोग सी आंसर कर रहे हैं। राशिद का कहना है फोर्थ वन, प्रीतम का कहना है फोर्थ वन, मीसल का कहना है फोर्थ वन। बाय द वे जो लोग फोर्थ आंसर कर रहे हैं उन सभी के आंसर सही हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के रीजन में जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटी सेंटर्स थे उन सभी को मगध से पुरुषपुर में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये पुरुषपुर वही है जो कि आज की डेट में पाकिस्तान का पेशावर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन द। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के टेन्योर में अरुणा असफ अली जो थी वो इनमें से किस मूवमेंट को लीड कर रही थी? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, अरुणा असफ अली इनमें से किस मूवमेंट को लीड कर रही थी? चलिए मैं आंसर कर देता हूं। अरुणा असफ अली पता है लीड कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट को। और क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कब हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, 8 अगस्त 1942। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और यह आपका स्वदेशी मूवमेंट 1905, ठीक है, जब बंगाल डिवाइडेशन हो रहा था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बोलो भैया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट एरोज पॉपुलर इंडिग्नेशन? आपसे कह रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो रॉलेट एक्ट था ये पॉपुलर क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट पॉपुलर क्यों हुआ था? ऑप्शंस को आराम से पढ़िए फिर आंसर करिए, बहुत आराम से ऑप्शन को पढ़ो फिर आंसर करो। जल्दी से बताइए आपसे क्या पूछ रहा है यहां पर। सभी लोगों का कहना है फर्स्ट वन, मतलब इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रीशन पीपल विदाउट ट्रायल। बिल्कुल सही, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि बिना किसी कार्यवाही और दलील के आपको जेल भेजा जा सकता है, रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच एंशिएंट इंडियन रूलर डिड चाइनीज ट्रैवलर फायान विजिट इंडिया? आपसे कह रहा है जो चाइनीज ट्रैवलर था फायान, वो भारत जब आया था तो यहां पर किसका शासन था? किसके कार्यकाल में फायान भारत में आया था? आंसर करिए मुझे जल्दी से। फायान भारत में किसके कार्यकाल में आया था? राशिद का कहना है सेकेंड मन, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अमित का कहना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अमित, ब्लू हार्ट, अमन, इन सभी के आंसर सही हैं। सेल, संग्राम, इन सभी के आंसर सही हैं। पीपल हु आर सेइंग फर्स्ट वन दे ऑल आर करेक्ट। जब फायान भारत में आया था तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज यहाँ पर होता था, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, क्या आप बता सकते हो ये कौन सा शासक हुआ है जिसने अपने 7 तरीके के सिक्के चलाए? 7 तरीके के सिक्के, बताइए जल्दी से। 7 तरीके के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक? नहीं भाई, मोहम्मद बिन तुगलक आंसर नहीं है ऋतु। और कोई बताएगा? और कोई बता सकता है आंसर? जल्दी से आंसर करिए। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आ चुका है, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए। यहाँ पर आप अपने जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो भी आप यहाँ पर डाउट्स वगैरह सब डिस्कस कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो लोग समुद्रगुप्त बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। द करेक्ट आंसर इज समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त वो शासक है जिसने 7 तरीके के सिक्के चलाए थे। एक क्वेश्चन और पूछता है, वो कौन सा शासक है जिसके सिक्के में एक्स बनी थी, कुल्हाड़ी बनी थी, ठीक है, वो भी समुद्रगुप्त ही है। इसके एक सिक्के में एक्स बनी होती थी, एक सिक्के में घोड़ा बना होता था, एक सिक्के में जो वीट है, जो आपका धान होता है, धान की बाली बनी होती थी। इस तरीके से इसके सिक्के काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर मुझे आपसे ही चाहिए, बहुत बार बता चुका हूं ये क्वेश्चन। देखो आपसे क्या कह रहा है, इनमें से ये कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम पे जब भारत को जॉर्ज फिफ्थ ने विजिट किया था? ये बात है 1911 की। कब की? 1911, जिसको दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया था और किसके थ्रू किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के थ्रू, लॉर्ड हार्डिंग।
तो लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम पर गवर्नर जनरल था और इसने ब्रिटेन से किसको बुलाया था? जॉर्ज फिफ्थ को बुलाया था और साथ में क्वीन मेरी को बुलाया था, क्वीन मैरी। ओके, ये जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, इसी दिल्ली दरबार के टाइम पे यही वो इवेंट है जब कलकत्ता को छोड़कर दिल्ली को भारत की कैपिटल बना दिया गया था। ठीक है, और इसी में डिसाइड किया गया था कि जो वेस्ट बंगाल है उससे उड़ीसा और बिहार दोनों को अलग कर दिया जाएगा, काट के बना दिया जाएगा अलग दो स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रिय हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी? आपसे कह रहा है एक तरीके से ऐसा कब माना जाता है कि किसके टेन्योर में, इसमें से वो कौन सा एरा चल रहा था जब क्षत्रियों की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हुआ करती थी, मतलब क्षत्रियों का राज्य माना जाता था। बताइए जल्दी से, क्षत्रियों का राज माना जाता था, जल्दी से बताइए। प्रिंस का कहना है फर्स्ट वन। ओके, बुद्धा के एज में, बिल्कुल सही, प्रिंस का आंसर सही है, मनोज का भी आंसर सही है, अभिषेक का भी आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग एज ऑफ बुद्धा दे ऑल आर करेक्ट। बुद्धा के एज में क्षत्रियों की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज गवर्नर जनरलशिप द मराठा कन्फेडरेसी एंडेड? आपसे कह रहा है ये कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके टाइम पे मराठा कन्फेडरेसी खत्म हो गई थी पूरी तरीके से? बताइए, मराठाओं का साम्राज्य किस गवर्नर जनरल के टाइम पे खत्म हो गया? एनी आइडिया? प्रलय का कहना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्वाति का भी कहना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, और कोई बताएगा? लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी मतलब वो 1853 के आसपास आप आ गए। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ही आंसर आ रहे हैं, सेकंड कोई नहीं बोल रहा है। और बाय द वे आपको बता दूं, आलोक नहीं बोला है सेकंड, और सेकंड ही करेक्ट आंसर है। लॉर्ड हेस्टिंग, भाई कहाँ जा रहे हो? वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, मराठा कन्फेडरेसी पहले ही खत्म हो चुकी थी। ओके, अब तो लॉर्ड डलहौजी के तो टाइम पे नाना साहेब को भागना पड़ रहा था। लॉर्ड डलहौजी का तो टेन्योर आते आते नाना साहिब के पास वैसे भी कुछ नहीं बचा था, कन्फेडरेसी तो पहले ही खत्म हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम आते आते तक नाना साहेब ने अपनी पेंशन के लिए भी अप्लाई किया था, वो भी रिजेक्ट हो गई थी उनकी एप्लीकेशन। ओके, और पेशवा की गद्दी की तो बात ही छोड़ दो, बहुत पहले ही खत्म हो गया था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द वेदांग। आपसे कह रहा है वेदांग हमारे कितने हैं, वेदांग कितने हैं? देखो, वेद हमारे 4 होते हैं, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, वेद हमारे 4 हैं। चलो थोड़ा सा वेद से बात करते हैं। एक है हमारा ऋग्वेद पहला, दूसरा है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कौन सा ये वेद है जिससे हमें मंत्रास चैंट के बारे में पता लगता है, मंत्रोच्चारण के बारे में पता लगता है, ये भी ऋग्वेद है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन सा वेद है जिससे हमें गायत्री मंत्र मिला हुआ है, ये भी ऋग्वेद है। चौथा क्वेश्चन पूछता है ये कौन सा वेद है जिससे हमें आयुर्वेदा के बारे में पता लगता है, ये भी ऋग्वेद है। आपसे पूछता है ये कौन सा वेद है जिससे हमें पोइट्रीज के बारे में पता लगता है, तो ये है यजुर्वेद, इससे हमें पोइट्रीज और डिस्क्रिप्टिव मतलब गद्य और पद्य के बारे में पता लगता है। सामवेद से हमें मैरिज मतलब वेडिंग के बारे में पता लगता है, उस टाइम पर इसको क्या बोलते थे? स्वयंवर बोलते थे। और साथ में संगीत, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एस फॉर सामवेद, एस फॉर संगीत और एस फॉर स्वयंवर। तो संगीत और स्वयंवर दोनों के बारे में हमें सामवेद से पता लगता है। अथर्ववेद से हमें ब्लैक मैजिक के बारे में पता लगता है, टोना टोटका, काला जादू, इन सब के बारे में पता लगता है हमें किससे? इसी से, अथर्ववेद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकलैंड आइलैंड लोकेटेड इन साउथ अटलांटिक ओशियन। आपसे कह रहा है ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ये साउथ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। आर अ सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी ऑफ, ये एक्चुअली डिस्प्यूटेड आइलैंड है, लेकिन इसके ऊपर कब्जा किसका है? इसके ऊपर किसका कब्जा है? स्पेन का, ब्रिटेन का, जर्मनी का या फ्रांस का? किसका कब्जा है इसके ऊपर?
स्पेन का कब्जा बता रहे हो भैया, इसके ऊपर यूके का कब्जा है, बिल्कुल सही। अमन, अमन का आंसर सही है, इसके ऊपर कंडेम्न करता है यूके, ठीक है, विवादित है ये, लेकिन इस पे कब्जा कर रखा है ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है, फासिज्म बिलीव्स इन, आपसे कह रहा है फासिज्म, फासिज्म किसमें बिलीव करता है? फांसीवाद जिसको बोलते हैं, ओके, हिटलर जिसमें मानता था, तो फांसीवाद ऑब्वियस सी बात है, इट बिलीव्स इन फोर्स, ठीक है, फोर्स, यही तो हिटलर का मानना था, अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग, इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? बताइए जल्दी से। मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। सर सैयद मुर्तजा अहमद, अलीगढ़, नो, दिस इज रॉन्ग, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जैन तीर्थंकर वॉज, टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? हम सभी को पता है, ये ऋषभ देव थे, ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। आखिरी तीर्थंकर कौन हुए हैं? ये हुए हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसकी थी? तो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग भी महावीर स्वामी की थी। चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपसे मैं पूछता हूं, महावीर स्वामी के पहले शिष्य का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पहले स्टूडेंट का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। महावीर स्वामी के पहले स्टूडेंट का नाम क्या था? आंसर करिए। हु वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ महावीर स्वामी? आलोक का कहना है जामिल, प्रलय का भी कहना है जामिल हाँ, जामिल नहीं, जमाली, हाँ सही आंसर है। जो लोग जमाली बोल रहे हैं उनके सबके सही आंसर है। कौन है? जमाली, ठीक है, जमाली वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ तीर्थंकर महावीर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन, पहले ओलंपिक गेम्स कब हुए थे? बता सकते हैं? एसएससी के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है में से एक है, पहले ओलंपिक गेम्स। बहुत बढ़िया, प्रीतम का आंसर आ गया है, आनंद का भी आंसर आ गया, वेरी नाइस, 776 बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, फॉर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 प्रिसाइडेड ओवर बाई सरदार पटेल हु ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। क्वेश्चन का मतलब समझो, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो कराची में अपना सेशन किया था 1931 में, इसमें लीड किया था इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपसे कह रहा है इसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में और हमारे इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में किसने बात कही थी? बताइए जल्दी से। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ लोग बोल रहे हैं बी आर अम्बेडकर। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा, ज्यादातर लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले कराची सेशन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हमारे और इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में लाने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच सिख गुरु डेवलप्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग पंजाबी लैंग्वेज? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गुरुमुखी लैंग्वेज, जिसको आप लोग पंजाबी लैंग्वेज बोलते हो ना, गुरुमुखी लैंग्वेज किसकी देन है? कौन से सिख गुरु की देन है गुरुमुखी लैंग्वेज? आंसर आ रहे हैं गुरु अंगद देव, पक्का? वैसे बिल्कुल सही आंसर है, गुरु अंगद देव ही करेक्ट आंसर है। ये देन किसकी है गुरुमुखी लैंग्वेज? गुरु अंगद देव, जिन्होंने सक्सीड किया था गुरु नानक देव को, ओके। क्या आप बता सकते हो ये कौन से सिख गुरु हुए हैं जिन्होंने खालसा का कंसेप्ट दिया है? खालसा, खालसा का कंसेप्ट किसने दिया है? जल्दी से बताइए। हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ खालसा? एनी आइडिया? राइट शेल, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, वेरी नाइस, गुरु गोविंद सिंह। एक क्वेश्चन और पूछता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ पटना में, पटना। अगला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वॉज, सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सिमुख, रुद्रदमन, शक्करनी या फिर शक्करनी सेकेंड? बताइए जल्दी से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कोई भी भूलेगा नहीं है क्वेश्चन। सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है?
सिमुक। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, सातवाहन डायनेस्टी ने अपने सिक्के कौन से मेटल में चलाए थे? तो ध्यान रखा, इन्होंने कॉपर में अपने सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे सातवाहन डायनेस्टी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 resolutions were passed in Calcutta session of Indian National Congress in 1906. Which of the following was not one of those resolution? आपसे कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता में 1906 में अपने सेशन में 4 रेजोल्यूशन पास किए थे, इनमें से कौन सा एक उसका कंसर्न नहीं था? इसमें से कौन सा एक उसका कंसर्न नहीं था? बताइए जल्दी से, क्विक, कौन सा एक उसका कंसर्न नहीं था? प्रीतम का कहना है नेशनल एजुकेशन, प्रिंस का कहना है बायकॉट। ओके, दो ही तरीके के आंसर मुझे मिल रहे हैं, मतलब कहने का, फिर से सुनो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने 1906 के सेशन में 4 रेजोल्यूशन पास किए, जिनमें से इनमें से कौन सा एक ऐसा कॉज है जो कि उसका मेन कंसर्न नहीं था? तो ध्यान रखना है आपको। देखो, नेशनल एजुकेशन की मांग करी गई थी। ओके, दिस इज करेक्ट। स्वदेशी अपनाने की भी बात कही गई थी, ये आपको पता ही है। और जब स्वदेशी अपना रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाइकआउट अपने आप आ जाएगा उसमें। भाई जब बाइकआउट करोगे तभी तो स्वदेशी अपनाओगे ना। सो द करेक्ट आंसर इज एमलमेट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पूछो क्यों? 1905 में बंगाल पार्टीशन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या होगा? 1906 की बात हो रही है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है इस साल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बंगाल पार्टीशन का यहां पर कोई भी कंसर्न नहीं था। बंगाल वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर? ओके, तो स्वदेशी और बाइकआउट तो एक साथ चलेंगे। बिल्कुल, स्वदेशी आप लोगे तो बाइकआउट तो करना ही करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन इसका मुद्दा बन ही चुका था, तो ध्यान रखिएगा, एमलमेट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पीरियड लार्ज स्केल लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ऑफिसर एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्सन? आपसे कह रहा है इनमें से किसके टाइम पीरियड पे जमीनों के एक बड़े बड़े हिस्से अधिकारियों को दे दिए जाते थे या फिर इंपॉर्टेंट पर्संस को दान में दे दिए जाते थे? किसके टेन्योर से यह प्रचलन स्टार्ट हुआ? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, इसमें से किसके टेन्योर से यह प्रथा स्टार्ट हो गई थी कि जमीनों के बड़े बड़े टुकड़े इंपॉर्टेंट लोगों को दे दिए जाते थे? बहुत बढ़िया, शुभम का आंसर सही है, शुभम का आंसर सही है, शैल का आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग गुप्ता डायनेस्टी, देखो ध्यान रखना, ये प्रचलन जो आपका चलता चला आ रहा है ना कि किसी से भी खुश हो गए, खुश होकर जमीन का एक हिस्सा दे दिया, किसी को दान में दे दिया हिस्सा, ये सारी चीजें गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड से चल रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन 15th of March। माफ करिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट पता है कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च को, 15 मार्च को नहीं, 5 मार्च 1931 को। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, 1931। गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि 1930 में जब पहला राउंड टेबल समिट हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने उसको बायकॉट कर दिया था। जब कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया उसे, तो कांग्रेस को लगा और कोई भी उसे अटेंड करने नहीं जाएगा, लेकिन उसे अटेंड करने 87 लोग पहुंच गए थे। एक दो नहीं, 87 लोग उसे अटेंड करने पहुंच गए, जिसमें से BR अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह लोग थे। अब इस केस में कांग्रेस को लगा कि हम तो सिनेरियो से आउट हो जाएंगे, तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी को उस टाइम पर आगे किया था और बोला था कि आप जाओ और वायसराय से पैक्ट साइन करो, वायसराय से आप मिलो। तो कांग्रेस के कहने पर महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से मिलने गए थे। इसी को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बात आई समझ? और इसी पैक्ट के बाद 5 मार्च 1931 के बाद लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को एक प्रपोजल भी दिया था कि अगर आप चाहो तो 23 मार्च, लगभग 20 दिन बाद 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी है वो रुक सकती है, लेकिन महात्मा गांधी ने इसके लिए डिनाई कर दिया था, तभी उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, तो ये पूरी स्टोरी इस टाइम की है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेन। आपसे कह रहा है 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो किसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? सॉल्ट लॉ, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेसर, या फिर एक्ट ऑफ 1909 मतलब मार्ले मिंटो बिल जिसको बोलते हैं। देखो जाहिर सी बात है, रॉलेट एक्ट बिल्कुल सही, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट इज द करेक्ट आंसर, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। इसी के खिलाफ तो सत्याग्रह हो रहा था।
अगला क्वेश्चन है गांधीज दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, आपसे कह रहा है महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है ये इनमें से किससे एसोसिएटेड है। देखो 1930 में जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हुआ था इसी को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसी को सॉल्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट मूवमेंट, नमक का आंदोलन इसी को बोलते हैं, या नमक का सत्याग्रह इसी को तो बोलते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करी थी और दांडी में जाकर नमक बना के नमक का कानून तोड़ दिया था। ये नमक बनाने की जरूरत इन्हें क्यों पड़ी थी? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत देख रही थी कि हम लोग पहले से ही सारी चीजें बायकॉट कर रहे हैं, हम लोग ना उनका बनाया हुआ पॉलिस्टर कपड़ा खरीद रहे हैं, ना ही सिल्क खरीद रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूती पहन रहे हैं। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नमक तो आप लोग खाओगे, तो नमक के ऊपर 3 गुना टैक्स लगा दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा अब हम आपसे नमक भी नहीं खरीदेंगे, हम नमक भी अपना बनाकर खाएंगे। सो दिस वाज द मूवमेंट व्हेन महात्मा गांधी हैज मूव्ड फ्रॉम साबरमती टू दांडी कोस्टल एरिया, और वहीं पर जाकर खुद से नमक बना के नमक का कानून तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वाज नोन एज, आपसे कह रहा है गौतम बुद्ध जो थे जब वो उससे पहले प्रिंस थे तो प्रिंस के टाइम पे उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था, जल्दी से बताइए। गौतम बुद्ध जब प्रिंस थे तो उनका नाम क्या था, जल्दी से, क्विक। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गलत नहीं होना चाहिए था ये क्वेश्चन किसी का। सिद्धार्थ, सिंपल। अगला क्वेश्चन है गेद्रोसिया करस्पॉन्ड्स टू मॉडर्न, आपसे कह रहा है इनमें से, क्वेश्चन का मतलब जिनको नहीं समझ आ रहा है उन्हें बता देता हूं, आज की डेट में कौन सी जगह है जिसको पहले गेद्रोसिया के नाम से जाना जाता था? जल्दी बताइए, इनमें से कौन सी जगह है जिसको पहले गेद्रोसिया के नाम से जाना जाता था? कैन यू टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर? आलोक का कहना है मुल्तान, निहारिका का कहना है मुल्तान, ज्यादातर लोग मुल्तान बोल रहे हैं, रोशन का कहना है बलूचिस्तान। रोशन और स्वाति दोनों के आंसर सही है, दिस इज बलूचिस्तान। सभी लोग ध्यान रखें, बलूचिस्तान का पुराना नाम गेद्रोसिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हर्ष वॉज डिफीटेड बाई, आपसे कह रहा है हर्ष को किसने हराया था? बता सकते हैं हर्ष को किसने हराया? कैन यू प्लीज टेल मी, हर्ष को किसने हराया? हु हैज डिफीटेड टू हर्ष? वेरी नाइस, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सब ओके है ना दिमाग में? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, मुझे लग रहा है हैंग हो गया। Am I properly audible to all? वॉइस क्लियर है सभी को मेरी? ओके ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हर्ष वॉज द लास्ट ग्रेट रॉयल पैट्रन ऑफ, आपसे कह रहा है हर्ष इनमें से लास्ट ग्रेट रॉयल पैट्रन था किसका? मतलब जैन धर्म का प्रचारक था, बौद्ध धर्म का प्रचारक था, शैविज्म का प्रचारक था, या भगवतिज्म का? हर्ष इनमें से किसको प्रचार करता था, बताइए जल्दी से। हर्ष इनमें से किसको प्रचार करता था? विच वन इज द करेक्ट आंसर? हर्ष किसको प्रचार करता था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमित का आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग बौद्धिज्म, ध्यान रखिएगा हर्ष जो है वो बौद्धिज्म को प्रचार करता था। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष चरित द बायोग्राफी ऑफ हर्ष वॉज रिटन बाई होम, आपसे कह रहा है हर्ष चरित की जो बायोग्राफी है, सॉरी हर्ष की जो बायोग्राफी है जिसका नाम है हर्ष चरित, किसने लिखी है ये? बाण भट्ट, शूद्रक, हर्ष या फिर कालिदास, किसने लिखी है? बहुत बढ़िया, बाण भट्ट ने लिखी हुई है। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाण भट्ट ने लिखी हुई है ये। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरियंस आर वन ऑफ द व्यू दैट द ब्रिटिश साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन इन 1802 विद अ साइफर, हु वाज दिस साइफर? क्वेश्चन का मतलब पहले हिंदी में समझा देता हूं, सुनो ध्यान से। आपसे कह रहा है ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करी थी 1802 में, ठीक है, साइफर के साथ। तो यह साइफर कौन है? साइफर इनमें से किसका नाम था? बताइए जल्दी से, साइफर किसका नाम था? बाजीराव सेकंड बोल रहे हैं सभी लोग, पक्का? बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही है, ये है बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड के साथ ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई थी ब्रिटिशर की 1802 में। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, साइफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई, आपसे कह रहा है हुगली का यूज किया गया था एज अ बेस कैंप
कह रहा है हुगली नदी को किसने अपना बेस बनाया था? हुगली को किसने अपना बेस बनाया था? विच वन इज द करेक्ट आंसर? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है पोर्चुगीज ने, कुछ का आंसर आ रहा है ब्रिटिशर्स ने, कुछ का आंसर आ रहा है पोर्चुगीज, कुछ का आंसर आ रहा है ब्रिटिशर, बट विच वन इज द करेक्ट आंसर? हुगली को किसने अपना बेस बनाया था? बाय द वे आपको बता दूं, हुगली को पोर्चुगीज ने, पुर्तगालियों ने अपना बेस बनाया था और पहली बार वास्को ड गामा भारत में कब आया था? 1498 में आया था। ध्यान रखिएगा, पोर्चुगीज अपने साथ भारत में क्या क्या लाए थे? पोर्चुगीज अपने साथ आलू लाए थे, टमाटर लाए थे, काली मिर्च लाए थे, सफेद मिर्च लाए थे, सफेद मिर्च, और क्या लाए थे? तंबाकू लाए थे, तंबाकू। ठीक है, इतनी सारी चीजें पोर्चुगीज अपने साथ लाए थे भारत में, भूलना मत अब। ओके, तो आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। एटलास्ट आपको लगता है कि आपकी तैयारी मेरे साथ हो सकती है, डेफिनेटली आप मेरी सक्सेस स्टोरीज ऑन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो। तो 2 मार्च से इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए। साथ में वहां पर मैं करंट अफेयर का भी क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं, स्टैटिक जीके। अल्टीमेटली कहने का कि जबरदस्त तरीके से तैयारी होगी। साथ में एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो दिस इज माई रेफरल कोड, आपको दे देता हूं, इन फ्यूचर के लिए इसको नोट कर लीजिए। आपको जब भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना हो, इस रेफरल कोड का यूज करिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। ये रेफरल कोड क्या है? वरुण 777, VARUN, वरुण 777। इसका यूज करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।